नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा आखिरी टॉपिक है और जिसका नाम है जनसंख्या। और भी कुछ चीज़ें हैं जो बची हैं, तो उनको मैं जब प्रैक्टिस लूँगा या जब क्वेश्चन बैंक में तैयार करूँगा तो उसमें आपको वो सारे क्वेश्चन ले लूँगा जिनको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो उन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस के अंदर ले लिया करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग लगभग 12वां लेक्चर है हमारा। तो कल से हम लोग संविधान पढ़ेंगे और आज आखिरी लेक्चर है हमारा जनसंख्या, जो कि कल की ही टॉपिक में लगा के रखा था। तो अब हम बात करते हैं जो भी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या होता क्या है, आपको पता है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आपका चाइना देश आता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या जो जनगणना हुई है, विश्व में सबसे पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? तो साथियों, विश्व में सबसे पहले जनगणना अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 1790 ईस्वी में हुई थी। 1790 ईस्वी में हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? तो ये आपका अमेरिका में 1790 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करेंगे तो परिवार नियोजन की, क्योंकि जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम परिवार नियोजन के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें गर्भ निरोधक जैसी बहुत सारी व्यवस्थाओं का उपाय करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। तो विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर, मतलब विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन का कार्यक्रम किस देश में चलाया गया था, तो विश्व में सबसे पहले, विश्व में आप लोग लिखते चलिएगा, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन, इसी को याद करिए, इसे याद रखिएगा क्योंकि इसका नाम ही है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन का कार्यक्रम भारत देश में चलाया गया। भारत देश में चलाया गया, ठीक है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन का कार्यक्रम कहाँ चला गया? भारत में चलाया गया। कब चलाया गया? भारत देश में 1952 ईस्वी में चलाया गया। 1952 में चलाया गया। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, अगर आपने पीछे के नोट्स नहीं तैयार किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा या इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको सीरीज मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप अपने से खुद कर सकते हैं। अब ये चीज़ें मैं रोज़ रोज़ नहीं बताने वाला हूँ। जो परिवार नियोजन है, ठीक है, परिवार नियोजन के लिए एक संकेत बनाया गया था, एक चिन्ह बनाया गया था। वो चिन्ह कैसा था? लाल कलर का था। मेरा टी शर्ट आप देख सकते हैं किस कलर में है, तो लाल रंग का क्या होता है? त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है? उल्टा त्रिभुज होता है। परिवार नियोजन का ये बहुत ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन का चिन्ह, परिवार नियोजन का चिन्ह लाल रंग का उल्टा त्रिभुज होता है। क्या होता है? उल्टा
त्रिभुज होता है। त्रिभुज आप जानते हैं ना, 3 भुजाओं वाला, ठीक है। ये जैसे ये त्रिभुज है आपका, तो ये नहीं है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे है, ये किस कलर में है, रेड कलर में है, ठीक है। कैसे कलर में है, रेड कलर में। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो परिवार नियोजन का जो चिन्ह होता है, ये लाल कलर का उल्टा त्रिभुज होता है। ये भी लिख दें, उल्टा त्रिभुज होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसे आपने लिख लिया है। अच्छा, ये जो त्रिभुज था ना, इसको किसने दिया था, तो इसको फ्रैंक फिल्डर ने दिया था। किसने दिया था, फ्रैंक विल्डर ने दिया था। इसे फ्रैंक विल्डर ने दिया था। फ्रैंक विल्डर ने दिया था। और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखिए आप कि, चलिए मैं अब ऊपर का मिटा देता हूँ, या मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए कि विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे है। विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे है, तो उसको इसी के नीचे आप लिख लेंगे। चलिए आगे की चीज़ें हम देखते हैं। अगर मिटा रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे इसी का तो फ़ायदा है कि अगर कोई चीज़ मिटा दी जाती है तो उसको आप बैक करके देख सकते हैं। तो आराम से नोट्स बनाइए, रोक रोक के आराम से समझ के आप लिखिए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप जान लीजिए। अनुकूलन जनसंख्या और प्रतिकूल जनसंख्या, ठीक है। अनुकूल जनसंख्या और प्रतिकूल जनसंख्या। अनुकूल जनसंख्या और आपका दूसरा हो जाएगा प्रतिकूल जनसंख्या, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका प्रतिकूल जनसंख्या। अनुकूल जनसंख्या और प्रतिकूल जनसंख्या। जो आश्रित जनसंख्या होती है, आश्रित जनसंख्या क्या होती है, मतलब जैसे मैंने पीछे वाले टॉपिक्स में आपको बताए थे कि 15 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, इनको आश्रित जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। 15 वर्ष से नीचे के, ठीक है, जो हो गए, और मतलब 15 वर्ष की आयु से नीचे और 60 वर्ष की आयु के ऊपर, उसके बीच के लोग तो दूसरे हो जाएंगे, और इन दोनों का जो मैंने बताया ये आपके आश्रित जनसंख्या हो जाएंगे। तो जब आश्रित जनसंख्या में कमी आए, ठीक है, क्या आए, जब आश्रित जनसंख्या में कमी आए और कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हो, तो वही क्या होती है, अनुकूलन जनसंख्या होती है। जब आश्रित जनसंख्या में कमी और कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हो, कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी अनुकूल जनसंख्या होगी। जस्ट इसी का आप उल्टा कर दीजिए, मतलब कार्यशील जनसंख्या, जो आश्रित लोग थे उनकी कमी आ जाएगी, और कार्यशील लोगों की जनसंख्या, मतलब घर में मान लीजिए जो काम नहीं करते हैं उनकी संख्या कम हो जाए, और जो काम मतलब काम करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो वो आपकी हो जाएगी अनुकूल जनसंख्या। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो पैसा, रिसोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकूल की बात करेंगे।
जैसे भारत देश की बात करेंगे तो भारत देश में क्या है, ये देखिए, ये जो जनसंख्या है ये आपका विदेशों में पाया जाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस। यहाँ पे कमाने वाले ज़्यादा होते हैं और खाने वाले कम होते हैं। अब प्रतिकूल जनसंख्या की बात करेंगे तो ये भारत जैसा देश है, हमारे जैसा देश है, एक कमाए 10 खाए, ठीक है, एक को कमाना है 10 को खाना है। जब कार्यशील जनसंख्या में कमी, कार्यशील जनसंख्या में कमी और आश्रित जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि हो, आश्रित जनसंख्या में वृद्धि हो तो वो क्या होगी, आपकी प्रतिकूल जनसंख्या होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसको भी फटाक से लिख लीजिए। माल्थस का सिद्धांत, एक सिद्धांत आता है माल्थस का सिद्धांत, ठीक है। तो माल्थस का सिद्धांत कैसा है साथियों, जो माल्थस का सिद्धांत है ये आपका निराशावादी सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। माल्थस का जो सिद्धांत होता है, अगर आपसे पूछे कि जो माल्थस महोदय हैं इनका सिद्धांत कैसा सिद्धांत है तो आप बताएंगे निराशावादी सिद्धांत होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, माल्थस का सिद्धांत कैसा है, तो माल्थस का सिद्धांत निराशावादी है, निराशावादी है, ठीक है। माल्थस का सिद्धांत कैसा है, निराशावादी। आपको जैसे लिखना है उस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। माल्थस का सिद्धांत कैसा है, निराशावादी है। ये कहते हैं कि जब जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे, जो जनसंख्या होती है उसको आप नियंत्रित नहीं करेंगे, जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा, संसाधनों की कमी होती जाएगी, तो प्रकृति क्या होगी, प्रकृति उस पर लेगी एक्शन। क्या करेगी प्रकृति उस पर लेगी एक्शन। तो क्या होगा बताइए, कुछ नैसर्गिक क्रियाएं होंगी, तो आएगा भूकंप, आएगी बाढ़, आएगा कोरोना आया ना, ये भी एक तरह से, कोरोना आने का मतलब क्या था, ये भी एक तरह से प्राकृतिक सूचक था। प्रकृति क्या करती है, जब पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए अगर मानव कुछ नहीं करता है, जीव कुछ नहीं करता है, तो प्रकृति कुछ ऐसी व्यवस्था बनाती है कि ऑटोमेटिक जनसंख्या का नियंत्रण हो जाता है। जैसे आप कोरोना, लेटेस्ट में अगर आप कोरोना के देखेंगे ना, तो इसने इतने लोगों को मार डाला, और लॉकडाउन जो लगे पूरी दुनिया में, बताइए पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी को क्या कहते हैं, आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं तो पूरी पृथ्वी की जो प्राकृतिक संपदा है रीस्टार्ट हो गई, ऑक्सीजन का लेवल पृथ्वी पर बढ़ गया और प्रदूषण काफ़ी हद तक शुद्ध हुआ। तो वही होता है माल्थस का सिद्धांत, ठीक है। क्या होता है, जब जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है, नियंत्रित नहीं हो पाती है, तो कुछ नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि। तो मैं इसको भी लिखवा देता हूं, जब जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो कुछ नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं, नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, कुछ भी आप कह सकते हैं, बाढ़, भूकंप। मैं इसको आपका कोरोना भी इसी में लिख दे रहा हूं, क्योंकि इस सिद्धांत के हिसाब से कोरोना भी उसी के सिस्टम में आएगा। अगर बाढ़ और भूकंप आ सकता है तो कोरोना भी उसी में आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अगर हम जनसंख्या वृद्धि के कारणों की बात करेंगे, ठीक है, इनको मिटा रहे हैं, माल्थस का सिद्धांत कैसा है, निराशावादी है। तो जनसंख्या वृद्धि के अगर कारणों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कारण है साथियों अशिक्षा, ठीक है, शिक्षा न होना, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण तो पहला हम लिख लेते हैं अशिक्षा,
दूसरा लिख लेते हैं बेरोजगारी, ठीक है। एक मैं खुद से बना के लिखता हूँ, कामचोरी, आलसी, ठीक है। कामचोर टाइप के जो होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ धरती के बोझ होते हैं, ठीक है। जिसे आप कह सकते हैं पुत्र प्राप्ति की लालसा, कम उम्र में विवाह, ठीक है। कम उम्र में विवाह, पुत्र प्राप्ति की लालसा, पुत्र की लालसा, इस चक्कर में ढेर सारे बच्चे पैदा कर देना। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण नहीं होगा, ठीक है, विवादित हो जाएगा। अशिक्षा, बेरोजगारी, कम उम्र में विवाह, पुत्र की लालसा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो इस पर नियंत्रण करेगा, ठीक है। अपवाद तो बहुत सारे हैं, हर धर्म में है। जैसे ज़्यादातर लोग टारगेट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को कि ये बहुत ज़्यादा इनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो हिंदू कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के घर में बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे मैं अगर काउंट कर दूं तो आप देखेंगे तो ये आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार आप देख लीजिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि जब वर्तमान समय में खुद जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी ये हालत है, तो फिर आम जनमानस की तो बात ही छोड़िए। हाँ, कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे गरीबी, गरीबी, ठीक है। अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास के चक्कर में भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको भी मैं मिटा देना चाहूँगा। फिर आगे के देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कुछ सिद्धांत होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कोशिकत्व का सिद्धांत होता है, कि कोशिकत्व का सिद्धांत क्या होता है। कोशिकत्व का सिद्धांत, कोशिकत्व का सिद्धांत, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा प्योर हिंदी भाषी छात्रों के लिए, प्योर उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए है ये, ठीक है, जहाँ पे हिंदी भाषा चलती है। अब कोशिकत्व को इंग्लिश में कुछ और कहेंगे, जनसंख्या को पॉपुलेशन कहेंगे, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिकत्व का सिद्धांत क्या है, जब जनसंख्या में गिरावट नहीं होती है, क्या होता है, विकास के साथ कम जनसंख्या में गिरावट, मतलब विकास होता जाए और जनसंख्या में गिरावट नहीं है, विकास के साथ कम जनसंख्या में गिरावट। अच्छा, पीछे जो मैंने आपको कारण लिखवाए हैं उन कारणों में अगर देखेंगे तो एक तरह से विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्थाएं बढ़ने से, वैज्ञानिक विस्तार होने से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जैसे पहले डिलीवरी के टाइम ही बच्चा और माँ, जच्चा बच्चा दोनों का देहावसान हो जाता था, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया ना होने के कारण। लेकिन आज स्वास्थ्य सुविधाएं इतना प्रगत कर गया है विज्ञान कि उसके जरिए भी फिर लोग बीमार होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, दवा खाकर लोग ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन होता है, डायलिसिस होता है, इत्यादि चीज़ों की वजह से लोग ठीक हो जाते हैं। तो एक तरह से जो वैज्ञानिकता बढ़ी है, आधुनिकता बढ़ा है, उसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि लोग मर ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं क्या कहते हैं उसको, परिवार नियोजन टाइप में है, कंट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट, कंट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट, कंट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट, ये क्या होता है साथियों, ये होता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा, परिवार नियोजन के तहत ये आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा प्रयोग जिसकी वजह से वो जनसंख्या वृद्धि को रोक सकता है, वो आपका कंट्रासेप्टिव प्रिविलेंस के रेट के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो अगर इसकी शुद्ध हम परिभाषा लिखें तो वह साहचर्य जो अपने वैवाहिक जीवन के दौरान परिवार नियोजन हेतु कोई भी क्या करता है, ठीक है, के दौरान गर्भ निरोधक कोई भी उपाय अपनाता है, क्या कहलाता है, कंट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट के अंतर्गत वो आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है अपने वैवाहिक जीवन के बाद किसी भी प्रकार का गर्भ निरोधक वो यूज करता है, या दवा के रूप में या फिजिकल रूप में, किसी भी रूप में वो यूज करता है, तो वो आपका कंट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट के तहत आता है। तो इसको लिख लीजिए, ये पूछता है परीक्षा में। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो जो लिंगानुपात होता है, कितने व्यक्ति पर लिंगानुपात होती है जनसंख्या में, तो लिंगानुपात जो होता है आपका प्रति 1000 व्यक्ति पर महिलाओं का होता है, प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 में महिलाओं का हिस्सा होता है, ठीक है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है कि अगर किसी क्षेत्र में लिंगानुपात का अगर निर्धारण किया जाता है तो वहाँ पर 1000 पुरुष मतलब 1000 आदमियों के ऊपर महिलाओं की संख्या को जोड़ा जाता है। महिलाओं की संख्या को देखा जाए, जैसे 1000 पुरुषों में 900 महिलाएं, या कहीं कहीं पर 1000 पुरुषों पर 1200, जैसे केरल वगैरह में बहुत बढ़िया रेशियो है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो वो आप जब विस्तार से कहीं पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो अपनी जनगणना हुई है उसके हिसाब से सबसे बढ़िया रेशियो कब था, ये प्रति 1000 व्यक्ति पर, और सबसे खराब कब था ये हम देख सकते हैं 1951 से, ठीक है। जो 1900 सबसे अच्छा कब था, 1951 में था 1000 पे 946। 1951 में कितना था, 1000 पर 946 था। फिर उसके बाद ये सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे अच्छा था। फिर उसके बाद सबसे खराब की हम बात करेंगे तो 1991 में 927 था। 1991 में 1991, 1991 में कितना था, 700, ठीक है, कितना था, 927 था। कितना था, 927 था, ठीक है। 1991 में सबसे खराब, ठीक है। और फिर बात करेंगे अगर हम 2011 का जो रेशियो था, क्योंकि आखिरी जनगणना वही हुई थी 2011 का, हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। तो 2011 के बाद आपका 2021 में जनगणना करने का प्रावधान था, लेकिन आपको पता है कि 29-21 में आपका कोरोना वगैरह आ गया था। इन सारी चीज़ों के चलते जनगणना रोक दी गई थी, ठीक है। तो 2011 का अगर हम रेशियो लेंगे तो 943 था, ठीक है, 943 था। तो सबसे अच्छा कब था, 1951 में, मतलब देश जब आज़ाद हुआ था 1947 के, आज़ादी के 5 साल के अंदर में आपका 946 था, ठीक है। और फिर उसके बाद 1991 में 927 था और 2011 में 943 था। बात करेंगे अगर राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया, तो 11 मई सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में
राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? 11 मई 2000 में। ठीक है, 11 मई 2000 में किया गया था। अगर हम बात करेंगे विश्व में प्रथम जनगणना कब की गई थी, तो 1749 में स्वीडन में की गई थी और 1953 में चीन में की गई थी। तो ये आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछता है कि जनसंख्या विभाजन वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1921 जो था इसे जनसंख्या 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है। अपने से क्वेश्चन बना के लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर लिखिए। जनसंख्या विभाजन वर्ष किसे कहते हैं? तो 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष कहते हैं। ठीक है, अपने से बना के लिखा करिए जिससे आपको याद होगा। अपने तरीके से नोट्स बनाया करिए। अप्रैल 1976 को क्या हुआ था? 16 अप्रैल 1976 को भारत की पहली जनसंख्या नीति आई थी। क्या थी? 16 अप्रैल 1976 को भारत की पहली जनसंख्या नीति आई थी। भारत की पहली जनसंख्या नीति आई। ठीक है, जनसंख्या नीति आई। तो ये रहा टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। हाँ, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1972 में हुई थी, लेकिन विधिवत जनगणना की बात करेंगे तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत थी 1872 में हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत, ये आज़ादी से पहले की बात है। जनगणना की शुरुआत और फिर विधिवत शुरुआत। ये दो क्वेश्चन आप देखिए जो महत्वपूर्ण हैं। इनके लिए आपको देखना पड़ेगा, डाटा क्लियर होना चाहिए। 1872 और 1881, मतलब 1872 में ऐसे ही करवा दिया गया था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना, तो जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के आसपास पढ़ेंगे तो इसमें नहीं, हाँ उसी के टाइम में आपको ये मिल जाएगा। 1857 के बाद 1872 हुआ था। फिर 10 वर्ष की बात करेंगे तो 1882। मैंने बताया था ना कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। तो अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई कोरोना के कारण। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें मैंने करवा दिया है, और कुछ जो बचे खुचे हैं उनको मैं प्रैक्टिस में ले लिया करूँगा। जो टॉप 10 या टॉप 20 टॉप 100 जो भी दिया जाएगा बाद में। तो आज ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन एक बेसिक जो बेस होता है उसको मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं, अब आप किताबों से क्वेश्चन आप लोग वहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक जो बड़े थे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, बाय।